हम सब अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा वजूद प्रकृति से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। मतलब हम जंगल का हिस्सा हैं और जंगल हमारा। तो चलिए आज की इस पड़ताल में हम इसी रिश्ते की ताकत को फिर से खोजेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत के स्थानीय समुदाय हमारे जंगलों और वन्य जीवों के सबसे बड़े रक्षक बनकर उभरे हैं। देखे, हम सब ना एक बहुत बड़े आपस में गुंथे हुए जीवन के जाल का हिस्सा हैं। हमारी हर एक सांस, हर एक पल प्रकृति पर ही तो निर्भर है। ये तस्वीर बिल्कुल उसी सच को दिखा रही है, जहां जंगल और इंसान अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कहानी के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के सहारे जीते हैं। इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? पर्यावरण से। और इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद हैं वो हैं जंगल। इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, क्योंकि असल में यही वो ऊर्जा बनाते हैं जिस पर धरती का बाकी हर जीव जंतु निर्भर है। तो अपने पहले हिस्से में हम इसी बुनियादी रिश्ते को समझेंगे कि कैसे इंसान और कुदरत एक दूसरे से एक ऐसे बंधन में बंधे हैं जो कभी टूट नहीं सकता। अब सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी ये कोई किताबी शब्द नहीं है। असल में ये हमारी जिंदगी का सुरक्षा कवच है। क्या आप जानते हैं कि भारत में दुनिया की 8% प्रजातियां रहती हैं? ये एक बहुत बड़ी जेनेटिक लाइब्रेरी की तरह है, जो हमारी फसलों को बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है और हमारे समंदरों को जिंदा रखती है। तो सीधी सी बात यह है कि प्रकृति की रक्षा करना असल में इंसानियत के भविष्य की रक्षा करना है। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। अब हम उस कठोर हकीकत का सामना करेंगे जिसका सामना हमारे वन्य जीव कर रहे हैं। और इसकी कहानी हम शुरू करेंगे भारत की शान कहे जाने वाले एक जीव से। 1827 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक खतरे की घंटी थी। 1973 तक पूरे भारत में बस इतने ही बाघ बचे थे। एक पल के लिए संख्या को देखिए और सोचिए, एक इतने विशाल देश में सिर्फ इतने से बाघ। इस स्लाइड पर जरा एक नजर डालिए। 20वीं सदी की शुरुआत में जहां 55,000 बाघ थे, वहीं सिर्फ 70 सालों में उनकी आबादी 97% तक घट गई। ये सिर्फ गिरावट नहीं थी, ये एक तबाही थी। भारत अपनी सबसे बड़ी पहचान खोने की कगार पर पहुंच गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। अवैध शिकार हो रहा था, इंसानी बस्तियों के फैलने से जंगल सिकुड़ रहे थे, बाघ के शिकार यानी हिरण जैसे जानवरों की कमी हो रही थी, और पारंपरिक दवाओं के लिए उनकी हड्डियों की तस्करी, इन सब ने मिलकर एक जानलेवा चक्रव्यूह बना दिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब बड़े बड़े सिस्टम फेल हो रहे थे, तब वो लोग आगे आए जिनकी आवाज सबसे कम सुनी जाती है। अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं, संरक्षण की इस लड़ाई में आम लोगों की असाधारण भूमिका। इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये तस्वीरें सिर्फ काम करते हुए लोगों की नहीं है, ये उन रक्षकों की हैं जिनके लिए जंगल उनका घर है, उनका भगवान है और उनकी रोजी रोटी सब कुछ है। उनके लिए जंगल को बचाना किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और अपने भविष्य को बचाना है। और इसके उदाहरण तो इतिहास में भरे पड़े हैं। राजस्थान के सरिस्का में गांव वालों ने कानून का सहारा लेकर ताकतवर खनन माफिया को रोक दिया। हिमालय का मशहूर चिपको आंदोलन, उसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। और अलवर में तो कमाल ही हो गया, वहां 5 गांव ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को खुद ही भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया, जहां सरकार के नहीं उनके अपने नियम चलते हैं। तो ये सवाल मन में आता है कि ये असाधारण हिम्मत और समझ ये आती कहां से है? इसका जवाब हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति और हमारी आध्यात्मिक जड़ों में छिपा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है पवित्र उपवन यानी सेक्रेड ग्रोव्स की परंपरा। ये जंगल के वो हिस्से हैं जिन्हें देवी देवताओं को समर्पित कर दिया जाता है। यहां से एक पत्ता तोड़ना भी मना होता है। ये सदियों से चले आ रहे हमारे अपने बायो रिजर्व्स हैं, जिन्हें किसी कानून ने नहीं बल्कि हमारी आस्था ने बचाया है। और ये सोच पूरे भारत में फैली हुई है। छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जनजाति के लिए महुआ और कदम के पेड़ पूजनीय हैं। राजस्थान का बिश्नोई समाज तो काले हिरण और मोरों को अपने परिवार का सदस्य मानता है। और मंदिरों के बाहर बंदरों को खिलाते हुए भक्त, ये तो हम सबने देखे ही हैं। ये हमें शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे हमारी आस्था संरक्षण का सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकती है। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का कहा हुआ ये वाक्य आज भी उतना ही सच है।
ये उस गहरी सोच को दिखाता है जो मानती है कि प्रकृति सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज नहीं, बल्कि सम्मान करने के योग्य है। एक ऐसी उदारता जो उसे काटने वाले को भी छांव देती है। तो हमने देखा कि हमारी परंपरा में कितनी ताकत है। अब देखते हैं कि जब ये पारंपरिक ज्ञान आधुनिक सरकारी नीतियों से हाथ मिलाता है तो क्या होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM कार्यक्रम। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। इसमें सरकार और स्थानीय समुदाय दोनों मिलकर खराब हो चुके जंगलों को दोबारा जिंदा करते हैं और बदले में समुदायों को जंगल के उत्पादों और मुनाफे में हिस्सेदारी मिलती है। मतलब एक ऐसी साझेदारी जिसमें जीत जंगल की भी होती है और जंगल में रहने वालों की भी। इस ऐतिहासिक साझेदारी की जो औपचारिक शुरुआत है वो 1988 में उड़ीसा से हुई। ये पहली बार था जब सरकारी तौर पर यह माना गया कि स्थानीय समुदाय ही जंगलों के असली रक्षक हैं और संरक्षण में उनके अधिकार और उनकी भूमिका को मान्यता दी गई। तो इन सभी अनुभवों से हम क्या सीखते हैं? एक सीधा और सरल सबक कि कोई भी विकास या संरक्षण का प्रयास तभी कामयाब हो सकता है जब वो 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा हो। वो लोगों के लिए हो, वो पर्यावरण का दोस्त हो और वो आर्थिक रूप से भी टिकाऊ हो। और अंत में एक सवाल सबके लिए। इस पूरी कहानी का सार यही है कि संरक्षण की शुरुआत हमारे अपने आंगन से होती है। जरा सोचिए, क्या अपने आसपास या अपने समुदाय में प्रकृति को बचाने की कोई ऐसी परंपरा या कहानी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।